आज हम लोग इसके पहले के लेक्चर में आपके हमने जो चर्चाएं की थी वो संविधान सभा के गठन से लेकर और उसके निर्माण और फिर उसके बाद जो है जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, ठीक है, संविधान से संबंधित उसकी चर्चाएं हम लोगों ने की थी। ठीक है, आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्लास को कंटिन्यू करूँगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है, मैंने संविधान की प्रस्तावना के विषय में आपको बताया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो हमारे संविधान के जो प्रथम भाग में किसका उल्लेख किया गया है कि भारत मतलब भारत राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। ठीक है, अब देखिए ये आर्टिकल मैंने आपसे इसके पहले कहा था कि आप भाग को, अनुसूचियों को और फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल्स है 12 से लेकर 35 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जो आर्टिकल्स हैं वो 36 से लेकर 51 तक, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है तो इसमें जो प्रमुख बातें हैं मैं इसकी आज चर्चा कर दूंगा, जहां से आपके आने की क्वेश्चन संभावना रहती है। तो भारत का जो पहला आपका अध्याय 1 है, ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद आपका आर्टिकल्स आपका 1 से लेकर कहां तक है, 4 तक। अब हम थोड़ी चर्चा इस पे ये करना चाह रहे थे कि जब भारत किस तरीके से राज्यों का गठन हुआ, किस तरीके से संघ राज्य शासित क्षेत्र बने और किस तरीके से हमारे राज्य का निर्माण, उसकी सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का उदय हुआ, आज इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना आवश्यक है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आपके किससे संबंधित है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, अब हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि में आते हैं कि भारत की आज़ादी के पहले ही नवंबर 1947, ये डेट आप याद रखिएगा, नवंबर 1947। ठीक है, ये अगर शायद 27 नवंबर की बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है एक पानी देना बेटा, पानी देना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग का गठन किया था, कब, नवंबर 1947। यह 4 सदस्यीय आयोग था, इसके अध्यक्ष थे यश के धर। ठीक है, चूंकि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए कब गए थे, 11 दिसंबर 1946 को, और फिर नवंबर 1947, 27 नवंबर 1947 को आपके यश के धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। ये 4 सदस्यीय आयोग था। कितने, 4 सदस्य इसमें शामिल। 4 सदस्यीय आयोग था। इस आयोग की रिपोर्ट आती है 10 दिसंबर 1947। ठीक, आयोग का जो नाम था उस नाम था भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई प्रांत आयोग, अध्यक्ष कौन थे, यश के धर। बहुत ही महत्वपूर्ण
ये प्रश्न यहाँ से उठता है कि पहला जो भाषा के आधार पर प्रांत का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, वो एसके-धर बनाए गए थे 27 नवंबर 1947 को, और 10 दिसंबर 1948 को इसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आती है। इसने साफ साफ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इसकी रिपोर्ट क्या है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो किस आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए? इसने कहा कि प्रशासनिक, ठीक, और वित्तीय, ठीक, आदि आधार पर आप राज्यों का, या भौगोलिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। रिपोर्ट कब आई? 10 दिसंबर 1948 को। इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए एक समिति बनती है। वह समिति किसकी अध्यक्षता में बनती है? उस समिति के 3 सदस्य रहते हैं। एक आपके जे.एल. नेहरू, दूसरे सदस्य इसके रहते हैं वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे सदस्य रहते हैं पट्टाभी सीतारामैया। ये 3 सदस्य, ये जो होती है, यह 3 सदस्य किस बात पर विचार करती है? जो एसके-धर की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई थी उस बात पर। इन्होंने मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक, वित्तीय और भौगोलिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है, इसी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए जे.एल. नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभ सीतारामैया की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इस समिति की जो रिपोर्ट आती है, ठीक है, यह रिपोर्ट देती है समिति कब? अब हम इसको आप नोट करते चलिएगा, फिर मैं मिटा दे रहा हूं। यह समिति रिपोर्ट देती है आपकी 1 अप्रैल 1949 को, और यह इस रिपोर्ट में भी कहा जाता है कि भाषाई आधार पर कतई राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमको 3 डेट याद रखनी है। वैसे पूछे जाने की संभावना तो नहीं है, बस इतने पूछे जाने की संभावना है कि प्रथम भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन था, उसकी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए जो समिति गठित की गई थी उस पर कौन कौन से सदस्य शामिल थे। ठीक है, और उसकी जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट क्या कहती है। ठीक है, तो इसने भी मना कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जब ये रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट के बाद मद्रास, उस समय जो राज्य था मद्रास, वहां इसका काफी विरोध हुआ। उस राज्य में उस समय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र भी शामिल था। ठीक है, और इसका जब विरोध होता है, विरोध होने के बाद एक आंध्र प्रदेश का लीडर पोट्टी श्री रामल्लू, नाम क्या था? पोट्टी श्री रामल्लू। ठीक, ये जो है आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। ठीक, और जब अनशन पर बैठते हैं तो 56 दिन का अनशन ये करते हैं, और इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? इनकी मृत्यु होती है 15 दिसंबर
1952 को। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से हुआ। पहला कदम कब हुआ? 27 नवंबर 1947, भाषाई प्रांत आयोग का गठन, एस के धर इसके अध्यक्ष। रिपोर्ट आती है 10 दिसंबर 1948, समिति बनती है, उसकी रिपोर्ट आती है 1 अप्रैल 1949 को। इन्होंने भी मना कर दिया कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद यस के धर पोट्टी श्री रामल्लू आमरण अनशन पर बैठते हैं। कब? उसके बाद। और फिर ये 56 दिन के बाद 15 दिसंबर को 1952 की इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है, यह मद्रास से अलग एक तेलुगु भाषी प्रांत गठन करने की मांग कर रहे थे। एक मांग क्या इनकी थी? मद्रास से अलग तेलुगु भाषी प्रांत, इसकी गठन की मांग कर रहे थे। और जब मृत्यु हो जाती है तो राजनीतिक हलचल जबरदस्त होती है। और उसके बाद अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बना दिया जाता है। और भाषाई आधार पर ही गठित होने वाला राज्य कौन बन जाता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इनकी मृत्यु के बाद अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन। ठीक है, ये हमारे कमीशन में ये प्रश्न कई बार आया है कि प्रथम राज्य का गठन कब किया गया। अच्छा देखिए, जब मेरा संविधान बना, संविधान जब लागू हुआ, तो उस पे राज्यों को जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया था। क ख ग घ, इतनी श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया था। अब भाषाई आधार पर एक नया राज्य बन गया। कौन सा? आंध्र प्रदेश। कब बना? अक्टूबर 53। ये डेट जरूर याद रखिएगा, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। अब इतनी बातें जो मैंने आज आपको बताई, उसमें आपको ध्यान क्या देना है? एक, भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष, ये ध्यान देना है। दूसरा ध्यान देना है समिति के सदस्य। तीसरा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कौन से व्यक्ति भाषाई आधार पर अनशन के कारण मृत्यु हुई। और फिर उसके बाद आपको 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। ठीक है, इसके बाद फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ठीक, अब देखिए अक्टूबर 1953 के बाद क्या करते हैं? अक्टूबर 53 के बाद एक राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके पहले क्या था? भाषाई प्रांत आयोग। अब क्या बना? राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन रहते? इसमें 3 मेंबर शामिल रहते हैं। अध्यक्ष कौन रहता है? फजल अली। ये क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं। और उसके बाद हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर, ये दोनों इसके सदस्य रहते हैं। ठीक है, अब राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट आती है, वह रिपोर्ट आती है कब? 1955 में। 55 रिपोर्ट। और रिपोर्ट देने के बाद एक 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन
अधिनियम 1956। ठीक है। अब फिर हमको ये विभिन्न राज्य निर्मित किए जाते हैं। अब देखिए आपके जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न ये आएंगे कि कौन सा राज्य कब उसका गठन हुआ था। ठीक है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप पेपर उठा के देखें तो ये पूछा गया है कि हरियाणा कब गठित हुआ, नागालैंड कब गठित हुआ, प्रथम राज्य क्या है। तो आप एक सूची बना लें। ठीक है। उस सूची में कौन सा राज्य किस सन में गठित हुआ। ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया था, जब ये रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में इसने कहा कि भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्य बनने चाहिए। ठीक है। इस पुनर्गठन अधिनियम के बाद क्या इसने रिपोर्ट में क्या कहा था, 16 राज्य और 3 जो है संघ राज्य, संघ शासित राज्य बनने चाहिए। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत में 14 राज्य तथा 5 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। केंद्र शासित राज्य बनाए गए। ठीक है। अब देखिए, अब हम 2 बातें और दिमाग में रखें। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं। बनाया जाता है। सर एक बार इसको रिपीट कर दीजिए सर। जो भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जैसे पुनर्गठन के बाद बनाए गए थे जो नहीं बेटा, ये आपके फजल अलई आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्य बनाने चाहिए। ठीक है। यस। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ तो भारत में क्या 14 राज्य और 5 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए, अब हम आगे आते हैं। 2 बातें और ध्यान रखिएगा। पहला, एक आपका पांडिचेरी, करिकाल, माहे और यनम। ठीक है। आप जब दक्षिण भारत में जाएंगे और एक आप देखिएगा गोवा, दमन, दीव। ठीक है। ये पांडिचेरी, करिकाल, माहे, एनम ये क्या थे, ये फ्रांसीसी उपनिवेश थे। फ्रांसीसी उपनिवेश थे। ठीक। और गोवा, दमन, दीव क्या थे, ये पुर्तगाली उपनिवेश थे। यहां पर पुर्तगालियों का शासन था, उपनिवेश थे। ठीक है। अब देखिए 1954, एक ध्यान रखिएगा डेट 1954। ठीक है। इस पांडिचेरी, कारिकल, माहे और एनम को मिलाकर एक पांडिचेरी क्षेत्र बनाया गया। पांडिचेरी। ठीक। कब बनाया गया, 1954 में। ठीक। उसके बाद यह चूंकि फ्रांसीसी उपनिवेश था तो इसने अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इसको 1962 में 62 में, ठीक है, और गोवा, दमन, दीव को 1961 में, 61 में, ठीक है, हमारे संघ शासित राज्य के रूप में शामिल किए गए, बनाए गए। ठीक। ये कौन सा 61 में हुआ, इसलिए 5 राज्य पहले केंद्र शासित थे, ये 6ठा राज्य हो गया केंद्र शासित, और ये कौन सा हो गया, 7वां राज्य। ठीक। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य, 5 केंद्र शासित राज्य बनाए गए थे। तो गोवा, दमन, दीव जो कि पुर्तगाली उपनिवेश था उसको 1961 में 6ठा केंद्र शासित राज्य,
और पांडिचेरी को 1962 में 7वां केंद्र शासित राज्य बनाया गया। ठीक, ये दिमाग में रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं राज्यों का निर्माण किस सन में क्या क्या हुआ, कौन कौन से राज्य बने। आप एक चार्ट बनाइएगा, उसमें वर्ष लिखिएगा, क्योंकि वर्ष भी प्रश्न कहाँ कैसे पूछे गए हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं कि राज्यों को उनके गठन के आधार पर आपको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। ठीक है, आरोही क्रम अवरोही क्रम में भी सजाना है। ठीक, तो अब यहाँ क्या है, आप एक लिखिए राज्य और दूसरा लिखिए वर्ष, या पहले लिखिए वर्ष और फिर दूसरा लिखिए राज्य। ठीक, अब देखिए 1960 दो केंद्र शासित, मैंने आपकी बात पहले कर दी कि केंद्र शासितों को अलग से मैंने रखा। 1960 में गुजरात, ठीक, यह एक अलग प्रांत गठित हुआ। किससे टूटकर? यह बंबई से अलग इसको एक प्रांत के रूप में गुजरात को किया गया। कब? 1960। दूसरा 1962 नागालैंड, इसको जो है असम से तोड़कर बनाया गया, असम से, ये मुंबई से। उसके बाद 1962 के बाद आप आइएगा 1966, हिंदी भाषी क्षेत्र था हरियाणा। ठीक, इसको किससे तोड़ के बनाया गया? पंजाब से। ठीक, और इसी समय 1966 में ही चंडीगढ़ को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। ठीक है, केंद्र शासित। उसके बाद हम आते हैं 1966 के बाद 1969, 69 में आपको मेघालय यह राज्य बना। यह भी असम को विभाजित किया गया, असम से इसका विभाजन किया गया। 1971 में जब आते हैं 1971 में, तो 3 राज्य बनाए गए हैं। हिमात्री, यानी कि एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा आपका मणिपुर और तीसरा त्रिपुरा। ये तीनों कब बनाए गए थे? 1971 में। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 1971 के बाद 1974, 74, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम पर आप को पता है कि चाइना जो है अपना अधिकार सिक्किम और अरुणाचल पर कहता है कि ये हमारे राज्य का क्षेत्र है, हमारे राष्ट्र का क्षेत्र। तो सिक्किम को सह राज्य के रूप में और 1974 के जस्ट बाद 1975 में पूर्ण राज्य, सिक्किम जो है पूर्ण राज्य हो गया। सिक्किम पूर्ण राज्य। ठीक, ये बनाया गया। आप लोग इस चार्ट को नोट करते जाइएगा, फिर हम आगे बताते हैं। सर जी सर, ये सिक्किम जो है पश्चिम बंगाल से अलग किया गया हेलो, था ना? जी सर, कह रहे हैं सिक्किम जो है पश्चिम बंगाल से अलग था ना?
बात सिक्किम पश्चिम बंगाल से अलग नहीं था, ठीक है। पश्चिम बंगाल चूंकि एकदम सटा हुआ और सिक्किम जो क्षेत्र था ना उस पे अधिकार कौन घोषित करता था, वो कहता था कि चाइना कहता था कि मेरा पार्ट, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र तो था, लेकिन उस भूभाग को चाइना क्या कहता था कि ये भूभाग हमारे क्षेत्र का अंग है, ठीक है। इसलिए इसको सहराज्य के रूप में दिया गया, जबकि ये पूर्णतः जो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ नहीं था, एक सिक्किम एक अलग राज्य के रूप में था, ठीक है। जी बात समझ में आई? ये पश्चिम बंगाल से तोड़कर नहीं बनाया गया था, एक पहाड़ी राज्य था, मौजूद था, लेकिन इस पे चाइना अपना अधिकार घोषित करता था। जी सर। अब हम आते हैं सिक्किम के बाद इसके बाद आते हैं 1986, 1987, 75 के बाद 1986 और 1987। 1986 में आपका मिजोरम और 1987 में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये दोनों राज्य गठित हुए। उसके बाद आपको सन 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ। आपने देखा होगा कि जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बीच में, ठीक है। 3rd नंबर का अनुच्छेद क्या कहता है कि भारतीय संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र में नए राज्य का निर्माण, उसकी सीमाओं में परिवर्तन, उसके नामों में परिवर्तन भारतीय संसद कर सकती है, और वो किसके द्वारा? साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है। यहाँ विशेष बहुमत के द्वारा नहीं, साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्य का निर्माण, उसकी सीमाओं, उसके क्षेत्रों में परिवर्तन वो कर सकती है। तो इसी तरीके से इसकी बड़ी मांग चल रही थी, तो 2000 में 3 नए राज्य गठित हुए। 3 नए राज्य जो आपके गठित होते हैं वह 2001, तो पहला देखिएगा 1 नवंबर, और 1 नवंबर के बाद 9 नवंबर, और 9 नवंबर के बाद 15 नवंबर, ठीक है। ये 2000 और 2000 3 नए राज्य गठित होते, 1 नवंबर, 9 नवंबर और आपके 15 नवंबर। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ यह किससे काट के बनाया गया था? मध्य प्रदेश से। और 9 नवंबर को उत्तराखंड यह उत्तर प्रदेश से काटकर उसके पहाड़ी भाग को अलग किया गया था। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड या बिहार से विभाजित करके इसको बनाया गया था, ठीक है। अब इसके बाद एक नया राज्य निर्मित हुआ था, वह 2 जून 2014, वह आंध्र प्रदेश से अलग होने वाला राज्य था तेलंगाना। और उसके बाद हम देखते हैं अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर जो मेरा एक राज्य था उसको विभाजित करके 2 केंद्र शासित राज्य बनाए गए, और उसके बाद 370 धारा वहां पर समाप्त की गई। तो यह 31 अक्टूबर 2019 की घटना है। जम्मू कश्मीर को विभाजित कर क्या? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो है हमारे क्या हुए? केंद्र शासित राज्य बनाए गए। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो 14 राज्य, 5 केंद्र शासित राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद थे, वो धीरे धीरे बढ़ते कितने हो गए थे? 29 राज्य, ठीक है, और 7 केंद्र शासित राज्य हुए थे। और उसमें जो है जम्मू कश्मीर को जब बांटा गया
तो राज्यों की संख्या वर्तमान में क्या हुआ, 29 से घटकर 28 हो गई, लेकिन केंद्र शासित सदस्यों की संख्या की राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 7 से बढ़कर 9 हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम राज्यों के विषय में जो हमारे पहला भाग है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसके विषय में जो क्वेश्चन आने की संभावना जहाँ है वो आप इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब मैं एक बार की एक नज़र में जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है आप उसको नोट करते जाइएगा। पहला आपका जो आयोग एस के धर की अध्यक्षता में, ठीक, भाषाई प्रांत आयोग। उसके बाद समिति जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभ सीतारामैया। फिर उसके बाद इस समिति की रिपोर्ट के बाद क्या हुआ था, इस समिति की रिपोर्ट के बाद इसने जब इनकार कर दिया था तो आपके पोटी श्री रामल्लू ने आमरण अनशन किया। 56 दिन के बाद उनका देहांत होता है 15 दिसंबर 1952 को। और फिर आपके अक्टूबर 1953 में नए राज्य का गठन होता है, वह आंध्र प्रदेश रहता है। प्रथम ऐसा राज्य है जो आंध्र प्रदेश रहता है। इसके पहले हम जानते हैं कि भारत में जो राज्य संविधान के द्वारा बांटे गए थे वह क ख ग घ 4 क्षेत्रों में बटे थे। ठीक है, 4 पार्ट में थे। और फिर उसके बाद फजल अली की अध्यक्षता में कमीशन नियुक्त हुआ। इसमें जो सदस्य शामिल थे वो के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थी। इनकी जब रिपोर्ट आती है तो ये कहते हैं कि 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1956 के द्वारा 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। इसके बाद 1961 में पुर्तगालियों से गोवा छीना गया था केंद्र शासित के उसमें। 1960 में गुजरात नए प्रांत के रूप में, 1962 में आपका नागालैंड बना और 1962 में ही पांडिचेरी जो फ्रांसीसी उपनिवेश था वो जो है एक केंद्र शासित राज्य के रूप में आया। फिर 1966 आते हैं, 66 में आपका हरियाणा और चंडीगढ़। फिर 69 में आते हैं, असम से तोड़कर मेघालय बनाया गया। फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा नए राज्य के रूप में गठित किया गया। फिर 1974 और 74 में सह राज्य के रूप में आपको सिक्किम को और पूर्ण राज्य के रूप में आपका सिक्किम को माना गया। फिर 86 और 86 में मिजोरम और 87 में अरुणाचल प्रदेश। 2000 में आते हैं तो आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन होता है। फिर 2014 में आते हैं तो तेलंगाना एक नया राज्य के रूप में उदय होता है। और फिर 2019 में आते हैं तो आपके जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित राज्य बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ से मुझे लगता है जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस राज्य के साथ साथ एक उल्लेख प्राप्त होता है, उसे संविधान में तो नहीं है और चूंकि राज्य से संबंधित है इसलिए इसको यहाँ पर देखना आवश्यक है। और यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद या अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक, 1956 के द्वारा। ठीक है, क्या, क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना। या अंतरराज्यीय परिषद। ठीक, देखिए यह क्षेत्रीय परिषद या अंतरराज्यीय परिषद, इसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और यह गठन और इसका अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो गृह मंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष गृह मंत्री।
गृह मंत्री होता है और उपाध्यक्ष इसके जो राज्य होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री प्रत्येक वर्ष उपाध्यक्ष के रूप में बदलते रहते हैं। ठीक है, तो भारत में चूंकि संविधान में इसका उल्लेख तो नहीं है, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। तो भारत में उस समय जो क्षेत्रीय परिषद थे वो 5 क्षेत्रीय परिषद थे। एक आपका उत्तर, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद, ठीक, और दूसरा दक्षिणीय क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी कह सकते हैं, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, फिर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, और फिर एक मध्य क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, ये 5 थे। लेकिन 1971 में जो है, अभी मैं यहाँ पर अभी रोकूंगा, वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद की संख्या जो है 6 हो गई है। 1971 में जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद था उसको 2 भागों में बांटकर उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के रूप में गठित किया गया। कब? उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद 1971 में। वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है? 6 है। अब क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य हैं वो समाहित है। एक जैसे उत्तर के राज्य उत्तर की क्षेत्रीय परिषद में है। उत्तर के राज्य में कौन कौन से हैं? आपका जम्मू कश्मीर, ऊपर देखिएगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़। ठीक है, ये ऊपरी जो राज्य है वो उत्तर क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है, आप, मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरी बातों से उसको समझ गए होंगे, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में जब हम आते हैं तो नीचे के जो 4 राज्य हैं आपके, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल, ठीक है, वो 4 राज्य दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में है। लेकिन अब चूंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, इसलिए तेलंगाना को भी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। इस तरीके से दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में 5 राज्य हैं। ठीक है, अब आते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में उस समय बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम और 7 सिस्टर्स जो हैं आपके, असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब जो है, ठीक है, ये सब शामिल थे। कहाँ? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। लेकिन 7 सिस्टर्स को 1971 में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के रूप में एक अलग परिषद का गठन किया गया, वो शामिल हो गए। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जो शामिल हैं वो बिहार, उड़ीसा, आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड और सिक्किम। क्योंकि बिहार को 2 भागों में बांट दिया गया, इसलिए बिहार के साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम, ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। और आपके पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आपका महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली, ये आपके किस में शामिल है? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है उसमें संघ शासित क्षेत्र पौंडीचेरी भी शामिल है। ठीक है, और हम मध्य क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। पहले क्या था? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ही इसमें शामिल था, लेकिन उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड का गठन हुआ और मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। इसलिए मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हमारी भारत, उसका क्षेत्र, उसकी संघ शासित और राज्यों के रूप में उसका अलग अलग जो गठन हुआ उसकी चर्चा। और क्षेत्रीय परिषद इसलिए बनाई गई कि क्षेत्र का डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कि आपस में हिंदी पट्टी के लोग किस तरीके से डेवलपमेंट कर लें, पहाड़ी क्षेत्र के लोग किस तरीके से डेवलपमेंट कर लें, इसलिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, अब हम संघ
और राज्य क्षेत्र के विषय में पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं। सेकंड जो टॉपिक है, जो दूसरा अध्याय है, दूसरा भाग है, वो भाग है नागरिकता। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, नागरिकता। नागरिकता में आपका अनुच्छेद आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 4 तक आपका संघ और राज्य क्षेत्र था, और 5 से लेकर 11 तक आपका, आप इसके बिंदुवार जो बातें हैं ना, वो आप बुक से पढ़ लीजिएगा कि किस आर्टिकल में क्या है। बहरहाल आप नागरिकता और संघ राज्य क्षेत्र से अगर आपको ना भी याद रहेगा तो आपके क्वेश्चन, मतलब मुझे लग रहा है आपका काम चल जाएगा आपको। लेकिन फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्व के एक एक आर्टिकल को आप याद रखिएगा। ठीक, अब नागरिकता के विषय में हम देखते हैं कि भारत जब आजाद हुआ और भारत जब गणतंत्र बना, ठीक है, 26 जनवरी 1950, ठीक, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। कहा जाता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक, अच्छा यहाँ पर आप देखते हैं कि भारत का वो कौन कौन सा व्यक्ति होगा जो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक, तो इसमें कहा गया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, नाम क्या है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक, इसके बाद देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के बाद एक संशोधन आपका हुआ था 1986, और फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। ठीक, और फिर नागरिकता के विषय में ओवरसीज लोगों को जो बाहर निवास कर रहे हैं उनके विषय में कि दोहरी नागरिकता प्रदान करने का एक प्रावधान आया था, वो 2003 में आया था। ठीक है, इंडियन ओवरसीज जो है सिटीजनशिप, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये नागरिकता उसका नाम था, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक, यह 2003 में, और इसमें एक आंशिक संशोधन 2005 में भी हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम नागरिकता के विषय में हमको इन बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ ये पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो टॉप वो है पॉइंट है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ये कई बार पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था। ठीक, तो यह 1955 का था, 1956 से लागू हुआ था। इसके द्वारा कौन कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते हैं, ये इनको माना जाएगा, और किस आधार पर माना जाएगा। तो पहला इन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा इनका था वंशानुगत आधार पर, वंशानुगत आधार। तीसरा इनका कहना था पंजीकरण के द्वारा। ठीक, चौथा था देशीयकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा,
और पांचवा इनका कहना था कि क्षेत्र के अधिकार के द्वारा या भूमि के अर्जन के द्वारा, कहते हैं भूमि अर्जन के द्वारा इस आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, पहला हम उठाते हैं कि जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म, ठीक है, जिस व्यक्ति का जन्म आजादी के बाद, ठीक, हुआ हो, वह भारत का नागरिक कहलाएगा, लेकिन यदि उनमें से कोई एक माता पिता भारत का नागरिक हो। ठीक है, जिस व्यक्ति का, जिस बच्चे का जन्म आजादी के बाद हुआ हो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि उनमें से कोई एक, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी कि जन्म के आधार पर नागरिकता इस तरह प्राप्त हो सकती है। दूसरा क्या था, वंशानुगत के आधार पर। जब भारत के बाहर जन्मा हुआ व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा यदि उनमें से कोई एक, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी यदि भारत के बाहर मान लीजिए कि माता पिता में से कोई एक इंडिया का नागरिक है और उस व्यक्ति का जन्म बाहर हुआ हो, अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ हो, तो भी वह भारत का नागरिक कहलाएगा। यह वंशानुगत के आधार पर यह हुआ। ठीक है, पंजीकरण के आधार पर क्या कहा गया कि पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। शुरुआत में कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर 6 माह पूर्व भारत में निवास कर रहा हो तो वह पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया कि पंजीकरण के द्वारा नागरिकता उसी व्यक्ति को दी जा सकती है जो 5 वर्ष पूर्व भारत में निवास कर रहा हो। ठीक है, तो वो अपना पंजीकरण करा सकता है, उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तीसरा क्या था, नेक्स्ट क्या था, देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर भी हम भारत के नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या शर्त है कि हम 10 वर्षों से भारत में निवास कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका पांचवा है कि भूमि अर्जन के आधार पर यदि भारत किसी बाह्य क्षेत्र का ग्रहण करता हो, यानी कि यदि युद्ध के द्वारा या किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य क्षेत्र को अपने अधिकार में शामिल करता है, तो उस क्षेत्र पर निवास करने वाले सभी लोग भारत के नागरिक होंगे। मान लीजिए जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने पाकिस्तान को युद्ध के बाद परास्त कर शामिल कर लिया अपने क्षेत्र में, ठीक है, तो पाकिस्तान के सारे नागरिक जो है वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में जो नागरिकता है वो 5 प्रकार से दी जा सकती है। एक जन्म के आधार पर, दूसरा वंशानुगत आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीयकरण के आधार पर। पंजीकरण में 5 वर्ष की शर्त है और देशीकरण में 10 वर्ष की शर्त है, और भूमि अर्जन के आधार पर। ठीक, अब देखिए नागरिकता का परित्याग कैसे हो सकता है, नागरिकता कैसे छोड़ी जा सकती है। देखिए पहला, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ठीक है, यदि विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, यानी कि
अगर हम ब्रिटेन जाकर बस जाते हैं, इंग्लैंड जाकर बस जाते हैं या स्विट्जरलैंड जाकर बस जाते हैं, तो वहाँ की नागरिकता अगर हम ग्रहण कर लिए तो स्वतः ही हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है, यदि हम अपनी नागरिकता का परित्याग करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि नागरिक के द्वारा नागरिकता अगर छोड़ना चाहे तो भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, ठीक है। स्वतः नागरिकता का परित्याग करने पर तीसरा क्या है, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने, ये 3 तरीके से भारत की नागरिकता छोड़ी जा सकती है। एक तो विदेशी नागरिकता समाप्त कर ले और यहाँ कोई सूचना ना दे, केवल हमको ये पता चल जाए कि विदेशी नागरिकता उसने ग्रहण कर लिया तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, हम स्वतः नागरिकता के लिए अपने को परित्याग करने का आवेदन कर दें। तीसरा क्या है, सरकार के द्वारा नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाए। सरकार के द्वारा नागरिकता से वंचित किन आधारों पर किया जा सकता है, जैसे यदि आप भारत के शत्रु देश के साथ, ठीक है, या उसको युद्ध आदि में किसी भी प्रकार से उसकी मदद करते हैं तो भारत सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि यदि आप शत्रुओं की मदद करते हैं, ठीक है, तो भारत सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। यह एक प्रमुख नागरिकता से वंचित होने का प्रमुख कारण है। दूसरा क्या है, आपका यदि आप विदेश में रह रहे हो और 7 साल तक आपका आगमन भारत में ना हो तो भी आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नागरिकता से वंचित कर दिया। तीसरा क्या है, यदि कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी व्यक्ति के साथ शादी कर लेती है तो भी वह भारत की नागरिकता से वंचित हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी नागरिकता छोड़ने की ये कारण या वंचित करने की ये कारण हमारे हैं। तो आज हम भारत के जो प्रथम भाग का आपका संघ और राज्य क्षेत्र और दूसरे भाग का दूसरे अध्याय का आपकी नागरिकता से संबंधित प्रमुख बातें आज हम लोगों ने चर्चा की, उस पर शेयर किया, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगी आपका फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्व, ठीक। आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ के भी आइएगा तो पढ़ने में समझने में काफ़ी सहूलियत आपको हो जाएगी। तो आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप किसी भी तरीके से आपको मूल अधिकार की जो अनुच्छेद है उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। आपको 14 से लेकर कहाँ तक 35 तक मूल अधिकार, मैंने आपको कल भी चर्चा किया था कि 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। 7वां प्रकार का मूल अधिकार हमको मिला था लेकिन वह आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और उस आपके 7वां जो मूल अधिकार था उसको विधिक अधिकार के रूप में 300 का में रख दिया गया, ठीक है। यानी कि पहले संपत्ति का अधिकार हमारा जो है वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन 300 के द्वारा में उसे रखकर उसे विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। ये बार बार प्रश्न पूछता है, कई बार आ चुका है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, संपत्ति का अधिकार अब क्या कहलाता है, क्या फंडामेंटल राइट कहलाता है, तो वह एक विधिक अधिकार हमारा हो गया है। तो हमारे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे 6 प्रमुख अधिकार हैं। आप इसको 14 से लेकर और 35 तक क्रमशः आप दिमाग में रखिएगा और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल रखिएगा। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और फिर आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। बस इतना अगर हम समझ लेंगे और थोड़ा सा उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य जो आपका प्रस्ताव है, प्रस्तावना के विषय में भी चर्चा करना है कि प्रस्तावना आपका भाग है कि नहीं, संविधान का भाग माना जाता है कि नहीं माना जाता, इस पे भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। चूँकि उच्चतम न्यायालय का इस पे कई
निर्णय आ चुके हैं। ठीक है, तो किन निर्णयों में क्या कहा गया है उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा करके तब आगे बढ़ेंगे। तो जहां संघ हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, संघ की प्रमुख चीजें दिमाग में आ गई तो राज्य अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इसको 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी पॉलिटिक्स रिवाइज करा दें, खत्म कर दें। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।